दोस्तों अब जो ये पेपर देख रहे हैं ये आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का नागपुर एआरओ में आया हुआ पेपर है। दोस्तों अब यह पेपर पूरा आपको सॉल्व कराएंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में कैसे क्वेश्चन आते हैं ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। वहीं दोस्तों अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको आगे भी इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, आइए सॉल्व कराते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे इसमें। दोस्तों पूरा पेपर आपका 5 पार्ट में आता है जिसमें हमारा पहला पार्ट होता है जीके जीएस का, जिसके टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि सन 1919 में जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था। और इसके जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था लॉर्ड होर्डिंग, दूसरा था हमारा जनरल डायर और तीसरा था लॉर्ड चेम्सफोर्ड और चौथा क्या था, मोंटगुए। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी सन 1919 में जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमसे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन होता है। और हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था 14 अक्टूबर, दूसरा था 24 अक्टूबर, तीसरा था 30 अक्टूबर और चौथा क्या था हमारा 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह होता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था और इसमें हमसे पूछा गया कि निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गोल्डन पुरस्कार दिया जाता है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था हमारा पर्यावरण संरक्षण, दूसरा था जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा था ऊर्जा संरक्षण और चौथा क्या था, विज्ञान की लोकप्रियता। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पर्यावरण क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें हमसे पूछा गया कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था यूरेनस, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है बृहस्पति। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमसे पूछा गया कि एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था सिंगापुर, दूसरा है बैंकॉक, तीसरा है जकार्ता और चौथा है मनीला। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ स्थित हो जाएगा? मनीला में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें हमसे पूछा गया कि निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला है बेल्जियम, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है रूस और चौथा है फ्रांस। और इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? जो हमारे ये ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? तो इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें हमसे पूछा गया कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। और हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला है नई दिल्ली, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमसे पूछा गया कि बिजली की खोज किसके द्वारा की गई थी।
और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला ऑप्शन था हमारा ग्राहम बेल, दूसरा है आइजैक न्यूटन, तीसरा है बेंजामिन फ्रैंकलिन और चौथा है हमारा मार्कोनी। बिजली की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी बिजली की खोज के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था वेटिकन सिटी, दूसरा था बहमास, तीसरा था मॉरिशस और चौथा था स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? इसमें क्या जो बहमास है यह भी सदस्य है, स्विट्जरलैंड भी सदस्य है और हमारा जो मॉरिशस है ये भी सदस्य, यानी कि जो वेटिकन सिटी आता है ये केवल सदस्य नहीं है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत से गुजरती है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला है मकर रेखा, दूसरा है भूमध्य रेखा, तीसरा है इनमें से कोई नहीं और चौथा है कर्क रेखा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कौन सी अक्षांश रेखा भारत से गुजरती है, कौन सी रेखा भारत से गुजरती है, वह हो जाएगी कर्क रेखा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। वहीं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए वहाँ पे। इसके बाद दोस्तों हमारा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी हमारा कौन सा होता है? मैथमेटिक्स का होता है, जिसके कि टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, यानी 5 या 20 नंबर की आपकी मैथ आती है यहाँ पे। वहीं दोस्तों जो मैथ का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों जो मैथ क्वेश्चन का जो भी सोल्यूशन होगा उसका आंसर आपको बता देंगे, आप सॉल्व करिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे वहाँ पे। और जो मैथमेटिक्स हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें हमसे पूछा गया कि एक वृत्त का व्यास जो है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है और वर्ग का क्षेत्रफल 31 से 36 वर्ग सेंटीमीटर, उस वृत्त की परिधि क्या होगी? पहले इसमें क्या क्या दिया है पहले वो लिख लीजिए। एक वृत्त का व्यास जो है वह एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? 2r बराबर हो जाएगा, परिमाप के बराबर है तो 4a के बराबर आपका हो जाएगा। और इसमें दे क्या रहा है, और इस पे आपको दे रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रहा है यहाँ पे? 31 36 आपको वैल्यू इसकी दे रहा है। तो यहाँ से आप भुजा निकाल लेंगे, यहाँ जब ए निकालेंगे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? जब इसका वर्गमूल करेंगे आपका 56 आ जाएगा यहाँ पे। तो जहाँ पे 56 आ गया तो यहाँ पे 2r बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 2r बराबर आपका निकल के आ गया, ये कितना था आपका? तो 2r बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणे a की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने? 56 निकाल ली। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 गुणे 56 कर देंगे, यहाँ 2r वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी। और हमसे पूछ क्या रहा है? उस वृत्त की परिधि पूछ रहा है। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई r होती है। यानी हमारे 2 और r की इसकी वैल्यू तो पता है, केवल पाई की वैल्यू नहीं पता। इसको क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे आप 22/7 से, इसको आप कर देंगे गुणा। तो यानी कि इसका वैल्यू जब आपकी निकल के आएगी तो कितनी वाली वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी? ये निकल के आ जाएगी आपकी, जैसे सॉल्व करेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 704 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका आपका हो जाएगा। और वहीं दोस्तों जो मैथमेटिक्स हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें हमसे पूछा गया कि 60 का 20% ज्ञात करो। तो इसका कैसे निकालेंगे आप? जैसे 60 हो गया, इसका 20% निकालेंगे, 20 बटे आप इसे 100 कर देंगे, जीरो जीरो तुम्हारे कट जाएंगे, 6 दूनी 12 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 12 आ जाएगा। यानी कि 60 का 20% कितना हो जाएगा? 60 का 20% आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जब एक टेलीविजन को 16,756 में बेचा जाता है, 18% का लाभ होता है, उस टेलीविजन का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दे क्या रहा है? पहले क्या दे रहा है कि हमारा 18% का प्रॉफिट होता है, तो 118 की वैल्यू कितना दे रहा है? इसमें दे रहा है कि 16,756। अब पूछ क्या रहा है? उस टेलीविजन का लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है? हमेशा होती है 100% ही होती है। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 118 की वैल्यू इतने दिया जा रहा है, एक के बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 16,756 बटे 118। और हमें निकालनी कितनी? 100 की वैल्यू निकालनी है, तो गुणे कर देंगे, हमें 100 कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यानी कि इसे आप कट करेंगे, तो इसमें जो आपका सही आंसर निकल के आ रहा है वो सही आंसर आपको कितना आ जाएगा? जैसे सॉल्व करेंगे टोटल आपका आ जाएगा 14,200, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 14,200 ऑप्शन नंबर बी आपका इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 था। इसमें हमसे पूछा गया कि 5 लड़के 35 खिलौनों को पैक करने में 7 घंटे का समय लेते हैं
और 3 घंटों में 66 खिलौनों को कितने लड़के पैक कर सकते हैं? तो इसमें दे क्या रहा है, पहले दे रहा है 5 लड़के 7 घंटे, यानी पहले गुणा कर देंगे 5 गुणे 7, कितने खिलौने बन रहे हैं? 35 खिलौने यहाँ पे बन रहे हैं। और बराबर हम क्या कर देंगे, 3 घंटे और कितने लड़के, 3 घंटे लड़कों की संख्या में निकालनी है और कितने खिलौने बन रहे हैं? 66 खिलौने बन रहे हैं यहाँ पे। तो पहले सॉल्व कर लो, इस पे काटेंगे 7 पन्ना 35 आ गया, 5 से 5 कट गया, यहाँ केवल 1 बचा। अब इधर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 22 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा, यानी कितने लड़के हो जाएंगे 22 लड़के, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कितना हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा मैथमेटिक्स का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें हमसे पूछा गया कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूरी को 48 मिनट तय करता है, वह अपनी गति को बढ़ाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो उसकी कितने समय में वो दूरी तय कर लेगा। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था 36 मिनट, दूसरा 25 मिनट, तीसरा है 40 मिनट और चौथा क्या था 30 मिनट। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 मैथमेटिक्स। इसमें हमसे पूछा गया कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूरी को 48 मिनट में तय करता है, यदि वह अपनी गति को बढ़ाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो वह दूरी कितने समय में तय करेगा। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, हमारा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। और इसमें क्या क्या वैल्यू दे रहा है, पहले निकालो दूरी कितनी टोटल हो रही है, यानी एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 48 मिनट तय करता है, दूरी कितनी हो जाएगी, चाल कितनी थी उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसमें समय कितना लगा 48 मिनट लगा। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, 48 मिनट सेकंड में कितना हो जाएगा, ये गुणे 60 कर देंगे, सेकंड में हो जाएगा। और इसके बाद पूछ रहा है यदि वह अपनी गति को बढ़ाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले तो वह उस दूरी को अब ये टोटल आपकी क्या आ गई, दूरी आ गई। अब चाल कितनी होगी, चाल अब हमारी होगी 16 होगी, 16 से हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16 ये हो जाएगा 48 होगा, और इसको गुणा करेंगे कितना हो गया, 12 36, 36 ये हो गया 36 हो गया, और गुणे कितना हो गया 60, ये तो हो गया मिनट में। अब इसे क्या करेंगे, सेकंड को बदलेंगे, 60 से भाग कर देंगे, 60 कट जाएगा तुम्हारा, और कितना बच गया यहाँ पे, केवल 36 बच जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 36 मिनट आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन सी क्या होता है, हमारा जो सेक्शन सी होता है ये हमारा फिजिक्स का होता है, जिसके टोटल आपके 5 क्वेश्चन इसके भी आपके पूछे जाते हैं। और हमारा जो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का कारण क्या होता है। और हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा नीले रंग का प्रकीर्णन कम होता है, दूसरा है हमारा सभी रंगों का समान रूप से प्रकीर्णन होता है, और तीसरा हमारा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और चौथा कहते हैं लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का कारण क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से पूछा गया कि आवृत्ति का एसआई इकाई क्या होती है। और ये क्वेश्चन नंबर 17 था, और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा है मीटर, तीसरा है हर्ट्ज और चौथा है मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति का एसआई इकाई क्या होती है, तो आवृत्ति की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आवृत्ति की इकाई क्या हो जाएगी, हर्ट्ज इकाई हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें हमसे पूछा गया कि किसी ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अणु में वास्तविक द्रव्यमान गति द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था संचालन, दूसरा इनमें से सभी, तीसरा है विकिरण और चौथा क्या है, संवहन है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संचालन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी किसी ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की जिसमें अणु वास्तविक द्रव्यमान गति के द्वारा होता है, क्या हो जाएगा हमारा, संचालन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 19 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया था कि समुद्र तल में ऊंचाई मापने वाले वन यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था हमारा एल्टीमीटर, दूसरा था हमारा पोटेंशियोमीटर, और तीसरा था हमारा एनेमीटर, और चौथा क्या था हमारा डायल्टोमीटर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं उसे? एल्टीमीटर नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है और इसमें हमसे पूछा गया कि जड़ता के नियम को भी कहा जाता है और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था हमारा न्यूटन का दूसरा नियम, दूसरा था न्यूटन का चौथा नियम और तीसरा था न्यूटन का तीसरा नियम और चौथा क्या? न्यूटन का पहला नियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जड़ता के नियम को और किस नाम से कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं उसे? न्यूटन का प्रथम नियम के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वहीं दोस्तों क्या होता है, मतलब फिजिक्स से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन डी आ जाता है। जो सेक्शन डी होता है हमारा बायोलॉजी का होता है, जिसके कि टोटल आपके 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और हमारा जो इसका बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 21 नंबर में कि कंकाल का मांसपेशियों की मूल विशेषता क्या होती है? और हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अरेखित पेशी और अनैच्छिक पेशी, दूसरा था हमारा अरेखित पेशी और ऐच्छिक पेशी और तीसरा था हमारा रेखित पेशी और अनैच्छिक पेशी और चौथा क्या था? रेखित पेशी और ऐच्छिक पेशी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कंकाल की मांसपेशियों की मूल विशेषता क्या होती है? तो मूल विशेषता क्या हो जाती है? यह होती है हमें रेखित पेशी और ऐच्छिक पेशी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है और इसमें हमसे पूछा गया कि मनुष्यों में जेरोफेथलेमिया किसकी कमी के कारण होती है? और हमारे ऑप्शन क्या थे? पहला था हमारा विटामिन बी 12, दूसरा था विटामिन डी, तीसरा विटामिन ए और चौथा है कैल्शियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मनुष्य में जेरेफेथेलमिया किसकी कमी के कारण होती है? किसकी कमी के कारण होती है? यह होती है विटामिन ए की कमी के कारण। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है और इसमें हमसे पूछा गया था कि 20वीं सदी के डार्विन किसको कहा जाता है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था हमारा टी.ओ. डायमर और दूसरा था हमारा आर.एच. व्हाटकर और चौथा था हमारा डी.जे. इवान्स्की और चौथा क्या? अर्नेस्ट मेयर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी 20वीं सदी के डार्विन किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें हमसे पूछा गया कि मिट्टी के निर्माण का प्रमुख स्रोत क्या होता है? और हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला क्या था हमारा? चट्टानें, दूसरा था हमारा बर्फ के ढके पहाड़, तीसरा था नदी के किनारे और चौथा है ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मिट्टी का निर्माण का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? तो कौन सा हो जाएगा? चट्टानें होती हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें हमसे पूछा गया था कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था इनमें से कोई नहीं, दूसरा है विलियम हार्वे, तीसरा है हमारा लाइट स्टाइनर और वीनर और चौथा क्या था हमारा? मालपीघी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो हो जाएगा हमारा लैंड स्टैनर और वीनर ने। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26 है और इसमें हमसे पूछा गया था कि इच्थोलॉजी जंतु विज्ञान की वह संख्या है जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था मछलियां, दूसरा है हाथी, तीसरा है डायनासोर और चौथा है कुत्ते। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी इच्थोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? वह हो जाएगा हमारा मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है और इसमें हमसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एंजाइम जो लाल रक्त कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है? और हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन क्या था हमारा? कार्बनिक सिंथेसिस और दूसरा था हमारा एडिनिलाइट साइक्लेज और तीसरा क्या था? अल्काइन फास्फेट और चौथा क्या था हमारा? कार्बनिक एनहाइड्रेज। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि निम्न में से कौन सा एंजाइम जो लाल रक्त कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? कार्बनिक एनहाइड्रेज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक नई प्रजाति के निर्माण में शामिल होते हैं। और हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा प्रतियोगिता उत्परिवर्तन, और दूसरा था अलगाव और जीन प्रवाह, और तीसरा था हमारा जीन प्रवाह और प्रतियोगिता, और चौथा क्या था, अलगाव और विविधता। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कारक नई प्रजाति के निर्माण में शामिल होते हैं? तो कौन कौन से शामिल होते हैं? अलगाव और विविधता शामिल होते हैं। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें हमसे पूछा गया था कि सजीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला था हमारा हंचिसन, और दूसरा था बेंथम और हुकर, और तीसरा था व्हिटकैक, और चौथा क्या था, एल्गल और प्लांट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सजीवों के 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह व्हिटकैकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें हमसे पूछा गया कि वंशागत और विविधताओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? और हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा क्रमिक विकास, दूसरा था हमारा पारिस्थितिकी, और तीसरा था आनुवांशिक विज्ञान, और चौथा क्या था हमारा फाइलोजेनी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वंशागत और विविधताओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? आनुवांशिक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें हमसे पूछा गया कि केंद्रक कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाती है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था हमारा राइनोलॉजी, दूसरा है हमारा तंत्रिका विज्ञान, और तीसरा है कवक विज्ञान, और चौथा क्या है, केंद्रक विज्ञान। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी केंद्रक कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? केंद्रक विज्ञान कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि वायु वातावरण में परिवर्तन के बावजूद आंतरिक अनुकूल परिस्थितियों का रखरखाव क्या कहलाता है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था हमारा एंथैल्पी, और दूसरा था हमारा समस्थैतिक, और तीसरा एंट्रोपी, और चौथा का स्थिर अवस्था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बाह्य वातावरण में परिवर्तन के बावजूद आंतरिक अनुकूल परिस्थितियों का रखरखाव क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? वो समस्थैतिक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि मनुष्य में आयोडाइड नमक क्यों उपयोगी होता है? और इसके जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला क्या था हमारा थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करने में, दूसरा था बुढ़ापे की प्रतिक्रिया को धीमा करना, और तीसरा क्या था, बाल गिरना रोकना था, और चौथा क्या, पाचन में सुधार था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मनुष्य में आयोडाइड नमक क्यों उपयोगी होता है? तो वह हो जाएगा थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, और इसमें हमसे पूछे गए निम्न में से कौन सा कोशिका अंग का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहा जाता है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था हमारा राइबोसोम, दूसरा है लाइबोसोम, तीसरा है गाल्जी उपकरण, और चौथा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्न में से कौन सा कोशिका अंग का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहलाता है? कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, और इसमें हमसे पूछा गया था कि मछली के उत्पादन और प्रबंधन को क्या कहा जाता है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा मत्स्य पालन, दूसरा है मधुमक्खी पालन, और तीसरा है रेशम कीट पालन, और चौथा क्या है, जलीय कृषि। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मछली के उत्पादन और प्रबंधन को क्या कहा जाता है? उसे मत्स्य पालन यानी पीसी कल्चर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वहीं दोस्तों हमारा सेक्शन डी जो बायोलॉजी है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ई हमारा क्या होता है? केमिस्ट्री का होता है, जिसके टोटल आपके 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्न में से रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला तो हमारा नाइट्रिक अम्ल, दूसरा है हमारा एसिटिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, और चौथा क्या है, फास्फोरिक अम्ल।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि निम्न में से किसको रसायनों को राजा कहा जाता है, किसको बोला जाता है? और सल्फ्यूरिक अम्ल को राजा बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, और इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयोगशाला में उदासीन गैसों को तेजी से सुखाने में काम आता है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला था हमारा Na3PO4, और दूसरा तो क्या था हमारा सक्रिय चारकोल, और तीसरा क्या था हमारा निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड, और चौथा क्या था फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयोगशाला में उदासीन गैसों को तेजी से सुखाने में काम आता है? तो कौन सा आता है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड काम आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया था कि वातावरण में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन से हैं? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हमारा पानी और ओजोन, और तीसरा हमारा ओजोन और ऑक्सीजन, और चौथा क्या था हमारा पानी और ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ओजोन और ऑक्सीजन। यानी वातावरण में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन से हो जाएंगे? एक ओजोन हो जाएगा और एक ऑक्सीजन, यानी एक O3 हो जाएगा, एक O2 हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया था कि जहाज और पनडुब्बियों के डिजाइन का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला ऑप्शन था हमारा पास्कल का नियम, दूसरा था हमारा बर्नौली का सिद्धांत, तीसरा है आर्किमिडीज का सिद्धांत, और चौथा है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जहाज और पनडुब्बियों के डिजाइन के निर्माण के आधार पर किया जाता है, वह आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें हमसे पूछा गया कि वह प्रणाली जिसमें वातावरण के साथ द्रव अथवा ऊर्जा कार्य का आदान प्रदान नहीं होता है, क्या कहलाती है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला है समवृत्त, दूसरा है रुदोष्म, तीसरा है समतापी, और चौथा है पृथक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी रुदोष्म इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी वह प्रणाली जिसमें वातावरण के साथ द्रव ऊर्जा अथवा कार्य का आदान प्रदान नहीं होता है, क्या कहलाती है? वह रुदोष्म प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, उसमें हमसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नोबल गैस हवा में उपलब्ध नहीं है? और हमारे जो 4 ऑप्शन क्या थे? पहला है नियोन, दूसरा है आर्गन, तीसरा है हीलियम, और चौथा क्या है? रेडॉन है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सी नोबल गैस हवा में उपलब्ध नहीं है, वो कौन सी गैस हो जाएगी? रेडॉन गैस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और अपनी तैयारी भी इसी हिसाब से करते रहिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें हमसे पूछा गया कि ऑक्सीकरण को के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। और हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन क्या था हमारा? ऑक्सीजन की कमी, दूसरा था हमारा इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, और तीसरा क्या था? इलेक्ट्रॉनों की कमी, और चौथा क्या था? हाइड्रोजन की वृद्धि। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑक्सीकरण को के रूप में परिभाषित किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 43 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि अपचायक को के रूप में जाना जाता है। और हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचयन, तीसरा है अपचायक की अभिकर्ता, और चौथा क्या था? ऑक्सीकारक अभिकर्ता। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपचायक को के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? उसे ऑक्सी कारक और अभिकर्ता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 44 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि घरेलू गैस सिलेंडर में विद्यमान गैस का नाम बताइए। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला है ब्यूटेन, दूसरा है मीथेन, और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? यानी घरेलू सिलेंडर में कौन सी गैस विद्यमान होती है, कौन सी गैस हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं ब्यूटेन गैस विद्यमान होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है?
और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला है आयरन ऑक्साइड, दूसरा है हीरा, तीसरा है ग्रेफाइट, चौथा है सिलिका। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 46 आता है। इसमें हमसे पूछा गया कि चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था हमारा मैग्नीशियम, दूसरा स्टेनलेस स्टील, तीसरा है हमारा अलिनिको और चौथा ऑप्शन क्या हमारा ड्यूरालुमिन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 47 था। इसमें हमसे पूछा गया लोहे का अयस्क है और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला है बॉक्साइट, दूसरा है हमारा डोलोमाइट, तीसरा है हमारा मैग्नेटाइट और चौथा क्या था हमारा एंगलेसाइट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी लोहे का अयस्क है तो लोहे का कौन सा अयस्क हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा मैग्नेटाइट। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 48 आता है और इसमें हमसे पूछा गया था कि ठोस को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे? और पहला ऑप्शन क्या था हमारा? पहला ऑप्शन था ए और बी दोनों नहीं, दूसरा था हमारा क्रिस्टलीय और तीसरा क्या था हमारा? ए और बी दोनों और चौथा क्या था हमारा? अक्रिस्टलीय। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ठोस को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? किस रूप में? क्रिस्टलीय रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 49 आया था और इसमें हमसे पूछा गया कि निर्जल धुलाई में निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था पेट्रोल, दूसरा है केरोसिन तेल और तीसरा है जल और चौथा क्या है? कोल तार। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निर्जल धुलाई में कौन सा प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 50 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा गया था? इसमें हमसे पूछा गया था कि क्रिस्टलीय ठोस किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला ऑप्शन था हमारा अंतराणविक बल और दूसरा था लंबी दूरी के क्रम और तीसरा था आकार और चौथा क्या था? संगलन ऊष्मा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी क्रिस्टलीय ठोस को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? किस रूप में किया जा सकता है? वह किया जा सकता है आंतरा आणविक बल के आधार पर किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये सारे क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों आप काउंट करके बताइएगा कि आपके कितने इसमें आंसर आ रहे थे और कितना आपका गलत हो रहा था। वहीं अगर आप इसमें मान लो 40 तक क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो जाएगा। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, अभी तक एनए के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे को आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको उन्हीं क्वेश्चन को रिवीजन करके एग्जाम देने चला जाना है। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।